जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है। मतलब मैं उसकी इतनी तारीफ करूँ उतनी कम है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये 8th के लिए काम आएगा, ये पूरी लाइफ के लिए काम आएगा। क्योंकि परसेंटेज निकालना, इंटरेस्ट निकालना, रेशियो निकालना, ये सब आप इस चैप्टर में सीखेंगे। और ये आप ये भूल रहे हैं, ये 8th में काम नहीं आएगा। 8th में तो आएगा ही आएगा, उसके आने वाले सभी क्लासों में काम आएगा। जैसे आप रिजल्ट लेने जाएं, उसमें तो नंबर लिखा रहता है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आज आप सीखेंगे परसेंटेज निकालना। तो यही सब आप सीखेंगे, क्योंकि पढ़ाई वही काम आती जो अप्लाई हो सके। ठीक है, पढ़ाई के 4 रूल हैं: सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। अगर ये चारों चीज मिसिंग है तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर ये चारों चीज मिसिंग है तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। उम्मीद कर, मतलब कोशिश करिए आप किसमें तो 3 चीज तो आपके अंदर डेवलप हो, क्योंकि अगर नहीं होगी तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो एप्लीकेशन अगर कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती है? आप कंपेयरिंग मतलब होता है कंपेयर। कंपेयरिंग मतलब क्या होता है? कंपेयर। और क्वांटिटीज मतलब वो तो आप जानती हैं। तो किसी भी 2 क्वांटिटीज का कम, जैसे मैं, अब मेरा वजन मान लीजिए 50 किलो है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा वजन सोहन से ज्यादा है, तो ये क्या हो? कंपेयर हो गया ना, वही। और कंपेयर हमेशा बराबरी में होता है। कभी आप किसी के चेहरे और किसी के पैर से कंपेयर नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसा क्वांटिटीज में भी होता है, आप हमेशा यूनिट को सेम रख के करेंगे कंपेयर। हमेशा यूनिट को सेम रख के ही कंपेयर किया जाता है। कंपेयर हमेशा यूनिट को सेम करके ही किया जाता है। अगर नहीं है सेम का यूनिट तो आप बनाइए यूनिट को सेम, लेकिन सेम यूनिट करके ही कंपेयर होता है, नहीं तो कंपेयर नहीं होता है। जैसे किसी को सेंटीमीटर नाप रहे हैं तो उसको भी सेंटीमीटर में ही नापिए। मीटर में है तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, फिर आप उसे नापिए, फिर आप उसे कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है? किसी भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपेयर होता है, उसे कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक, या तो ये बोल सकते हैं किसी भी 2 क्वांटिटीज का कंपेयर, दैट इज अ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। साफ साफ लिखा है क्वांटिटीज का कंपैरिजन, उसे कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक बात आप समझ गए क्या कि हमेशा कंपेयर हमेशा बराबर चीजों का क्या होता है? जैसे आप डिस्टेंस निकालें कि ये गाड़ी जो है 10 किलोमीटर तक जा सकती है, तो ये गाड़ी सेंटीमीटर नहीं नापोगे, किलोमीटर में ही नापोगे, मीटर में नहीं नापोगे, किलोमीटर में ही नापोगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब पढ़ते हैं रेशियो। एक टॉपिक आता है रेशियो। रेशियो क्या होता है? थोड़ा सोचिए। दिमाग को अगर आप परेशान नहीं कर रहे हैं, दिमाग को अगर आप परेशान नहीं कर रहे हैं, सारी चीज बेकार है। दिमाग जितना आपका परेशान होगा उतना आपका दिमाग तेज होगा। वैसे लोगों को परेशान करने में घटता ही है, लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज है कि वो जितना परेशान करेंगे उतना ये बढ़ता है।
सो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है अगर हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपेयर कर रहे हैं उसी सेम यूनिट पे, उसे हम कहते हैं रेशियो। ठीक, कंपेयरिंग ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इन अ सेम यूनिट, दैट इज कॉल्ड अ रेशियो। ठीक, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर यूनिट, सॉरी, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी in a same unit, that is called ratio. Comparison of two or more quantity, comparison of two or more quantity in a same ratio, तो उसे कहते हैं रेशियो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज कंपेयर कर रहे हैं तो उसका सेम यूनिट होना चाहिए, तो उसे कहते हैं रेशियो। और रेशियो को हमेशा डिवाइड, रेशियो की सिंबल होता है, symbol of ratio is this, रेशियो का सिंबल होता है। और जैसे मान लो कि मैं दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो ये हमेशा डिवीजन में लिखना है। लोग कहते 3/4, 5/4 ये रेशियो होता है, नहीं, वो लोग कह नहीं पाते, कहते सही है, लोगों का कहने का तरीका गलत होता है। तो वो 3/4 क्या है, डिवीजन में ही तो है 3 और 4, इसीलिए इसको हमेशा डिवीजन लिखा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ये हो गया रेशियो। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। नोट साथ साथ बनाते चलिएगा कि ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दो रेशियो बराबर होते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी दो रेशियो बराबर होते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, सारा का सारा टॉपिक मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद से एक साथ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन थ्योरी नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट पहले फिर क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे अगर A रेशियो B है और C रेशियो D है और ये आपस में बराबर है तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि A की जगह 5 है और B की जगह 20 है, और C की जगह 6 है और D की जगह 24 है। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये बराबर है कि नहीं। देखिए, अगर मैं 5/20 करता हूँ, 5:20 मतलब डिवीजन में ही तो है, तो 5/20 कर सकता हूँ, और 6:24, 6/20। तो 5/5 बन जाए 5/4 और 6 बन जाए 6/4, मतलब 1/4 आ रहा है, मतलब 1:4 और 1:4 आपस में बराबर है। तो क्या कहलाऊंगा, क्या कहलाते हैं? मतलब ये प्रोपोर्शन है। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। अब हमें चेक करना था 6/20, 6:20 और 5:20 और 6:24 बराबर है कि नहीं। तो अगर इनका प्रोपोर्शन या इनका रेशियो अगर सेम है तो बराबर है, मतलब ये प्रोपोर्शन कहलाएंगे। बातें क्लियर हो गई? प्रोपोर्शन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं या तो इक्वल टू होते हैं, वही बराबर होते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो क्लियर हो गया, प्रोपोर्शन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज। ये बहुत ही छोटे छोटे बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपको कभी क्लियर नहीं होने वाला। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को रटेंगे बैठकर, और अगर सीबीएसई में पढ़ते हैं तो ये जान के आपको बहुत दुख होगा, जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, आप बहुत गलत फहम में जी रहे हैं।
सीबीएसई कभी उतार के क्वेश्चन कभी नहीं देता, और अगर दे रहा है तो अच्छी बात है, आप कर लीजिएगा, लेकिन हर क्वेश्चन अगर आप सोचें उतार के देगा तो फिर कभी नहीं देता, नेवर एवर, कभी नहीं देता। तो इस गलत फहमी मत रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में पढ़िए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और क्वेश्चन भी बने आपसे। ये मेरा सिद्धांत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप नोट भी कर लिए होंगे। सो मैं यहाँ साइड हो जाता हूँ। सो अब परसेंटेज पढ़ेंगे। टॉपिक लिखिए, इसका पूरा डिफिनेशन इसके शब्द में छुपा हुआ है। कैसे? पर मतलब होता है डिवीजन, सेंट मतलब होता है 100। समझिए? तो जैसे मैं बोलूं कि 5% ऑफ 100, सॉरी 5% ऑफ 500 का, तो 5% ऑफ 50, मतलब 50 रुपए कोई चीज है, मैं उस पर 5% अगर मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैं कितना दूंगा? ये अगर मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, अगर मैं 500 रुपए कोई चीज है और मैं बोलूँ कि मैं 50 रुपए इसमें डिस्काउंट देना चाहता हूँ, सॉरी 5% इसमें डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो कितना रुपए कट के आएगा ये दिखाना है। तो 5% मतलब परसेंट लग गया ना, तो पर मतलब परसेंट, सेंट जो 100 होता है उसको डिवाइड में लिखना है, पर मतलब नीचे लिखना है। तो 5/100 इंटू 500, तो 0 से 0 कट गया, 2 0 2 0, 5 5 या 25 रुपीज काट लेना है। कितना हो जाएगा? 475 रुपए, और 475 रुपए हमें ग्राहक से लेना है, मतलब 25 रुपए का डिस्काउंट हो गया है। इस तरह से हम क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन ही अभी मैं एडवांस कराऊंगा, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया वो। पर मतलब होता है परसेंट, जो सेंट है ना 100 वो नीचे आएगा, पर है ना, जैसे बोलता हूँ किलोमीटर पर आवर, तो पर आर जो आर होता है वो नीचे आता है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे किलोमीटर पर आवर है, तो ये पर आवर मैं पूरा लिख देता हूँ, इस तरह लिखा जाता है। तो किलोमीटर तो किलोमीटर ही रहा, ये जो पर आर हो गया ना, तो पर मतलब ये जो डिवाइड में आ गया और आर नीचे आ गया, मतलब डिवाइड में आ गया, पर डिवाइड, तो डिवाइड में आर आ गया। ठीक है? तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक जीन्स खरीद के आया, कोई एक अच्छी कंपनी बताता हूँ, रेंगलर की जीन्स, ठीक है, काफी महंगी आती है। तो अगर मैं रेंगलर की जीन्स खरीदता हूँ 3000 की, ठीक, और मेरे से दुकानदार बोलता है देखिए दिवाली का सीजन चल रहा है, 10% इसमें डिस्काउंट है इस जीन्स में। रेंगलर की जीन्स अगर आप खरीदेंगे तो उसमें 10% डिस्काउंट है। मैं फिर पूछा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, मतलब अभी तो नहीं कॉस्ट प्राइस बोलूँगा मैं, उसकी कीमत कितनी है, तो बोला 3000 रुपये है। ठीक, तो ये 3000 रुपये जो उसकी कीमत है उस जीन्स की, ठीक, और मैं इसमें बोला, शॉपकीपर मुझे बोलते हैं 10% इसमें डिस्काउंट है। तो अगर मुझे निकालना है कि कितना रुपए कट के मुझे देना पड़ेगा, काट के, तो मुझे निकालना पड़ेगा कैसे? 10%, ऐसे है ये 10%, तो 10% मतलब परसेंट, जो सेंट है वो नीचे आएगा, पर लिख दिया ना, तो परसेंट 10, तो ऐसे लिखा रहेगा परसेंट, सेंट जो 100, सेंट मतलब 100, तो सेंट जो नीचे आएगा, तो जो 100 होगा नीचे आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बहुत बेसिक से जा रहा हूँ। 3000 है, तो 2 0 कट गया, तो 300 हो गया, तो 300 रुपये कट जाएंगे, और मुझे कितना देना पड़ेगा? 2700 रुपये देना पड़ेगा। तो 2700 जिनकी कीमत हो गई, मतलब दिवाली में ऑफर की वजह से मुझे, पहले मुझे अगर दिवाली ना रहती तो ऑफर नहीं मिलता मुझे, तो कितना देना पड़ता? 3000 देना पड़ता, और अगर दिवाली ऑफर की वजह से मुझे 2700 देना पड़ा। सो जो मेरी जीन्स है वो 2700 की हो गई, 300 रुपये कट गए। अब मुझे निकाला कैसे? मैं कैसे निकाला? ऐसे निकाला। तो बेटा पढ़ोगे नहीं तो कैसे निकाल पाओगे?
दुकानदार ही बेइज्जती कर देगा तुम्हारी, यार तुमसे 8th 9th कुछ पढ़े ही नहीं तुम। ऐसे ही ये रियल लाइफ में अप्लाई करो। पढ़ाई इसलिए है, इसको वैसे समझ पाते हैं तो परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे निकालना परसेंटेज, समझ गए। तो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम इसमें ले लिया हूँ, अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। बोल रहा हूँ मैं टॉपिक एक साथ कराऊंगा और फिर मैं क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, ठीक है, ताकि जो थ्योरी पढ़नी है थ्योरी पढ़ ले, और इसे क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, और कोई दिक्कत है नहीं। अब एक शब्द, अब बहुत प्यारा शब्द है, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, हम किसी चीज को प्रॉफिट क्या बोलते हैं कि यार उसको प्रॉफिट हो गया है, मतलब कैसे बोलते प्रॉफिट? जैसे मान लो कि मैं जीन्स खरीदा, सुनिए शॉपकीपर होलसेल में सामान लेता है थोक में एकदम, तो शॉपकीपर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, समझाता हूँ बहुत प्यार से। शॉपकीपर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक, उसे वो प्रोडक्ट पड़ता है 4,000 रुपए का। अब जरूरी नहीं कि 4,000 में बेचे भी, नहीं बेचेगा ना, उसको कुछ तो मुनाफा होना चाहिए ना। तो मान लो 200 रुपए अधिक किलो बेचता है, तो बेचेगा कितने में, सेल कितने में करेगा? 4200 में। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का। तो यही प्रॉफिट है। मुनाफा कितने का हुआ? 200 का, ठीक। आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले रटने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं हर चीज प्रूफ नहीं कर सकता। आपको पेपर में टाइम टेकन नहीं चाहिए, आपको पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व हो जाए, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। नहीं तो प्रूफ करेंगे पेपर में फिर आप लिखेंगे तो कोई समय की बेकार है और कुछ नहीं है। लॉस कैसे होगा? तो ये इसको लॉस शब्द क्यों डालते हैं उसमें कि यार इसको लॉस हो गया है। तो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट 4,000 में खरीदा, अब जो ग्राहक है वो बार्गेनिंग करते 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 ऐसे कई सारे ग्राहक होते हैं कि 1200 की चीज 500 में लेकर आते हैं, और अब मैं एक शब्द है, कुछ लोग जो बार्गेनिंग बहुत तरीके से करते हैं, मतलब मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो बार्गेनिंग बहुत प्यार से करते हैं, तो इतना बार्गेनिंग करते हैं कि 1200 की चीज 500 में लेकर आते हैं, और जबकि मुझे पता चला कि उसको 700 में पड़ती थी, 200 का नुकसान हो गया ना। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट 400 में खरीदा कोई भी दुकानदार, और महिलाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं, तो अगर वो बार्गेनिंग करने में उतर रही तो फिर इसको, भैया मैं बता रहा हूँ 2000 में लेकर आ जाएंगी, मैं बता रहा हूँ ऐसा, तो बुरा ना माने कोई, ठीक है। तो अगर लॉस में अगर बात करूँ तो 4,000 की चीज़ है, तो अगर कोई भी गया है तो बार्गेनिंग करेगा, मान लो उसको पड़ गया है 3,000 में, वैसे इतना कम तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर मैं लेट कर लूँ, मान लूँ 3,000 में पड़ गया है, तो दुकानदार को कितने का घाटा हो गया? 1,000 का। तो यही लॉस हुआ है कि मैं बोलूँगा दुकानदार को 1,000 का लॉस हो गया है, ठीक है, क्योंकि 4200 में बेच रहा था बेचारा, 4200 में तो बेच रहा था, 200 तो कम कब का हो गया है, 4,000 तो बोल ही नहीं रहा था, लेकिन 1,000 और कम हो गया, तो उसको घाटा कितने का? उसको 1,000 का हुआ ना। ऐसे चीज़ों को पढ़ना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सीरियस वे में बात कर लेते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अगर मैं मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बिना फॉर्मूले को याद किए हुए? अच्छा, उसके पहले एक दो शब्द समझ लीजिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दो शब्द बहुत जरूरी समझना आपको। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो दुकानदार है वो कुछ चीज खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है, वो 4,000 पड़ती है, तो वो उसकी जो कीमत है
उसकी जो प्राइस है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो मान लो 4000 की कॉस्ट प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस जो उसे जो बेचेगा, मतलब मान लो 4000 की चीज 4200 में बेच रहा है, उसको कुछ तो प्रॉफिट होगा ना। तो 4000 की चीज 4200 में बेच रहा है, तो जो 4200 में बेचा, जो प्राइस हुआ 4200 उस प्रोडक्ट का, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। ये होता है। अब उम्मीद करता हूँ 2 शब्द आप समझ गए होंगे। जो प्रोडक्ट खरीद रहा है दुकानदार, उसकी जो कीमत है वो कॉस्ट प्राइस, और जो बेच रहा है उसकी जो कीमत है वो सेलिंग प्राइस है। बहुत ही आसान भाषा में। अब पढ़ते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हुआ? अब देखो, कुछ नहीं है प्रॉफिट में। तुम्हें कैसे बताया था प्रॉफिट कैसे निकाला है? खरीदा कितने में? 4000 में। बेचा कितने में? 4200 में। कितने का? 200 का। तो भैया जी, कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस था उसी से तो माइनस की कॉस्ट प्राइस, तभी तो निकाल पाया प्रॉफिट। तो यही फॉर्मूला में लिख दिया है, क्या दिक्कत है? फिर से समझाता हूँ। प्रॉफिट कैसे निकालें? खरीदा कितने में? 4000, बेचा कितने में? 4200 में। तो भैया जी प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का हुआ ना। तो कैसे निकालें? सेलिंग प्राइस जो थी 4200 माइनस कर दिए कॉस्ट प्राइस, मतलब 4000। इसमें रटने की क्या जरूरत है दोस्त? तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कैसे निकालोगे दोस्त? लॉस कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मैं तुमको पहले ही बता दिया, इसलिए ताकि यहाँ पर दिक्कत ना है, तभी तुमको तो पिछली साल में बता दिया। कैसे? वो 4000 में खरीदा, 3500 में बेचा, तो उसको कितने का लॉस हुआ? 500 का। यही बात है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4000, सेलिंग प्राइस 3500, मतलब कॉस्ट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस कर दिया। सो सिंपल दोस्त, ये आ गया। फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ी सी आप देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आप इतना सोचते नहीं बैठेंगे, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाएगा, इसलिए हम फॉर्मूला करा रहे हैं। लेकिन समझाने के लिए उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या पढ़ाना है मुझे? अब कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे गेन परसेंट, ठीक, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब गेन परसेंट, अब लॉस परसेंट में आ जाइए, लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस कर लीजिए, लॉस, फिर लॉस परसेंट, फिर इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इन सबका फॉर्मूला है, वो आपको बनना चाहिए, ठीक है। गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें सब में अप्लाई होगी तो और ज्यादा समझ में आएगा, इसको आपको रखना है, ठीक है। परसेंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये होता है सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। ये थोड़ी रेसिप्रोकल होगा इसमें, तो ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कुछ। लॉस क्या है? सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंट क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जो गेन है ना वही प्रॉफिट ही है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 परसेंट। एसपी क्या होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट, सॉरी हाँ, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 अपॉन
100 माइनस लॉस परसेंट टू एस। सो ये फॉर्मूले जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अनिवार्य याद करना है, ठीक है। अगर ये नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मुझसे एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्वेश्चन बनना चाहिए, आपको ये याद ही करना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। सो नोट करिए जल्दी से। अब हम बढ़ते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? थोड़ी देर पहले परसेंटेज में थोड़ी मैं जिक्र किया था डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है? ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले को जो समझाऊंगा। मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। समझिएगा ध्यान से। मान लो कोई भी चीज जो मार्केट की प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है 500 की है, जींस 500 रुपए का है, ठीक, ऐसे मिलता तो नहीं जींस 500 में, लेकिन हो गया, बताइए इतना महंगाई आ गई है तो कभी सस्ता भी तो हुई चीज़ें। तो 1945 की बात कर लेते हैं, अब विश्वास ना मानेंगे तो 500 की चीज़ें हैं, ठीक। अब मान लो उसी में दिवाली ऑफर चल गया, अब दिवाली ऑफर में वो चीज़ मिल रही है। अब देखो दिवाली ऑफर में बोला वो बंदा यार 200 इसमें डिस्काउंट है, बहुत बढ़िया, तो डिस्काउंट की यहाँ 200 लिख लीजिए। अब सेल प्राइस क्या होगा? अब वो कितने बेचेगा? अभी तो ये मार्केट प्राइस 500, लेकिन डिस्काउंट भी तो हो गया दिवाली ऑफर की वजह से। अभी कैसे होगा? तो यार कुछ नहीं, माइनस कर दो 500 को, माइनस 200, ठीक है, उधर ले आओ, या तो फिर क्या करो, इसको उधर ले आ लो, इसको उधर ले आ लो, तो माइनस सेल प्राइस है, उधर जाएगा प्लस सेल प्राइस। 500 तो एज इट इज, 200 प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 300 नहीं आएगा, तो 300 का सेल प्राइस हो गया। तो बेचेगा कितने में? 300। क्यों? क्योंकि दिवाली ऑफर था, 200 का डिस्काउंट मिल गया। इस तरह से हम डिस्काउंट निकालते हैं। कथा संपन्न हुई, आंखें खोल लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब दो टॉपिक और आते हैं, सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग पिज्जा दिन प्रतिदिन खाते रहते हैं, कभी डोमिनोज का मंगाएं, कभी कहीं का मंगाएं, पिज्जा खाते हो? पिज्जा खाना नहीं, तो मान लिया पिज्जा खाते हैं, ठीक है, और खाते तो हैं, झूठ नहीं, तो मान लिया पिज्जा मंगाए, उसमें आप देखते हो कि टैक्स कुछ लिखा रहता है। मान लियो पिज्जा है, डोमिनोज है भाई, तो 700 का है, तो 700 का जो पिज्जा है उसमें कुछ टैक्स लगे रहते हैं, तो वो अंत में कितना रुपए देना पड़ता है? 720, 30, 50, 750 देने पड़ते हैं। तो वो टैक्स लिखा रहता है, इतना इतना टैक्स है, आपको अंत में पेमेंट 700 नहीं करना है, 750 करना है, तो वही टैक्स लग के जाता है। जैसे मान लीजिए आप पिक्चर बुक करते हैं ना, कोई थिएटर का सीट बुक करते हैं, उसमें टैक्स लिखा हुआ होता है, हर चीज में टैक्स लगता है, तो जीएसटी है, लेकिन एक सेल टैक्स है और वैल्यू एडेड टैक्स है। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई शॉपकीपर है, दुकानदार, और वो जीन्स जो होता है 500 में खरीदा, अब 500 को नहीं बेचेगा, मान लो 520 का बेचेगा, 520 का बेचेगा, 700 बेचेगा, तो जो 700 में बेचेगा उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, ये बात। तो ये है टैक्स का, टैक्स की चीजें ये है, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। एक्स्ट्रा जो पेमेंट करना पड़ता है, आपको बस इतना समझना है, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, जो भी उस प्रोडक्ट की कीमत है उससे एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं टैक्स। और चाहे वो सेल टैक्स हो, या चाहे वैल्यू एड टैक्स हो, या चाहे जीएसटी हो।
तो टैक्स का ये मतलब मायना रहता है कि एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे 500 की जीन्स है तो 500 नहीं देना पड़ेगा, उसमें से वो ग्राहक प्रॉफिट लेगा, सरकार प्रॉफिट लेगी, फिर आपको देना पड़ेगा पैसा। तो 500 में नहीं, 500 को तो मिलेगा नहीं, 700-800 को मिलेगा। तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड रहता है। जैसे आप मॉल जाएंगे तो पर्ची अब बढ़ती है तो उसमें टैक्स लिखा रहता है, तो आप देखेंगे, मुझे लगता है कि आप देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से टैक्स आता है, सेल टैक्स, वैल्यू टैक्स, जीएसटी भी आती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी अब लगती है कि देखो बेटा जीएसटी है, जीएसटी के साथ जितना भी पेमेंट होता है हमें दो। नहीं तो पिज्जा ना खाओ, और पिज्जा आप लोगों को खाना है, जब पिज्जा खाना है तो टैक्स भी देना है, समझ रहे हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंटरेस्ट। बैंक से लोन ले जाओ, इंटरेस्ट लगा देता है, मतलब किसी उधार भी ले लो तो इंटरेस्ट लगा देता है। इंटरेस्ट जहाँ लगता, तो ये इंटरेस्ट क्या है भैया, इसका कुछ समझ में नहीं आता कि इंटरेस्ट है क्या। आज की बात समझ जाओगे इंटरेस्ट क्या है। मान लो कोई भी चीज 500 की, मान लो मैं किसी से, जैसे मुझसे की कोई उधार लेता है 500 का, तो बाद में अगर मैं कुछ इंटरेस्ट लगाता हूँ तो बाद में मुझे वो 500 नहीं लौटाएगा, 500 से अधिक लौटाएगा। मतलब मैं बोलूंगा कि जब भी मुझे देना तो 50 रुपए इंटरेस्ट लगा के देना, मतलब वो 550 रुपए लौटाएगा, ना कि 500 रुपए लौटाएगा। इस बात को दिमाग में क्लियर रख लो, बैक ऑफ द माइंड में सेव कर लो कि अगर इंटरेस्ट लगा, जैसे मैं बोल दूं कि ऐसे आप मेरे से उधार मांगने हैं कि भैया पिज्जा खाना है, 500 रुपए दे दो, तो 500 अगर मैं दिया तो मैं बोलूँ इंटरेस्ट लगेगा 50 रुपए। तो जब भी आप लौटाओगे मेरे को पैसा मेरा, तो 500 नहीं लौटाओगे, 550 रुपए लौटाओगे। इसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो जो एक्चुअल पेमेंट होता है ना 500, जैसे आप मेरे पास उधार लेने आए, आप तो नहीं, आप तो एकदम ठीक है, तो कोई मेरे से उधार लेने आया तो 500 रुपए मैं दिया, तो जो 500 होता है उसे मैं प्रिंसिपल कहता हूँ। इसमें से 500 को उधार लेने आया, तो ये जो 500 हुआ ना, ये प्रिंसिपल हुआ, और मैं बोला कि भैया 3 साल में लौटा देना, तो टाइम क्या हो गया 3 साल। और मैं बोला जब हर साल 10% आपको टैक्स इंटरेस्ट लगेगा, हर साल 10% आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो रेट क्या हो गया 10% पर एनम। ऐसे तो क्वेश्चन लिखा रहता है, मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो पहले साल कितना लगा, फर्स्ट ईयर, मैं बिना फॉर्मूले के आपको करवाऊंगा, फिर फॉर्मूला लिखवाऊंगा। फर्स्ट ईयर कैसे निकालोगे, 10% देना पड़ेगा। प्रिंसिपल की एक्चुअल पेमेंट क्या है, एक्चुअल में कितना दिया था 500 दिया था, तो 10% ऑफ 500, 500 का 10%, ठीक है। तो 10% मतलब 10/100, मैं समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है, इंटू 500, ये और ये कट गया, 50 रुपए हुआ, तो 50 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा हर साल। ये तो पहले साल हो गया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक बात हुई है, तो सेकंड ईयर कोई कॉलेज नहीं है, सेकंड ईयर तो क्वेश्चन में है, सेकंड ईयर में 10% फिर से लग गया 500 में, तो 10/100 इंटू 500, तो 200, 0 से 2 0 कट गया, 50 आ गया, तो हर साल देना पड़ेगा, मतलब 50, और तीसरे साल भी 50 ही देना पड़ेगा। तो कितना 3 साल में कितना देना पड़ा, अधिक कितना देना पड़ा, 50 50 50, मतलब 150 देना पड़ा। मतलब अंत में अगर मेरे को पेमेंट हो देगा तो कितना देगा, 50 प्लस 150, मतलब 650। मतलब इंटरेस्ट कितने का लग गया, 150 इंटरेस्ट लग गया है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट। वैसे सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। अच्छा, अमाउंट क्या होता है,
अमाउंट की वजह जिक्र कर लेता हूँ, अमाउंट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे फिर समझा देंगे, क्या दिक्कत। जैसे मान लीजिए अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना, जैसे 500 मेरे से कोई उधार लिए तो 500 जो प्रिंसिपल हो गया, और जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो जब वो मेरे को पैसा लौटाएगा तो मेरे को अमाउंट दे रहा होगा, समझ गए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैं दोनों मेथड लगा देता हूँ, या तो बिना फॉर्मूले से और एक फॉर्मूले से। जैसे मेरे को 500 रुपए था, प्रिंसिपल क्या हो गया 500, रेट हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 10% पर एनम, ठीक। और टाइम में 3 साल की मोहलत दे रखा हूँ, बेटा 3 साल में लौटा देना 500, ठीक है। तो पहले साल क्या हुआ, 10% ऑफ 500, कितना टैक्स पहले साल कितना लगेगा इंटरेस्ट, 10 अपॉन 100 इंटू 500, तो 200 जीरो कट गया, 10 इंटू 5 50। तो पहले साल 50, सेकंड ईयर में भी 50 ही देना पड़ा, हर साल बढ़ रहा ना, और थर्ड ईयर में भी 50 देना पड़ेगा। कुल मिला के 3 साल में कितना देना पड़ेगा, 150 रुपए। जो 150 वो इंटरेस्ट लगा है, तो 150 इज द आंसर। अब मैं फॉर्मूले की मदद से कराता हूँ। ये जो फॉर्मूला है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, पी क्या है 500, आर क्या है 10, टी क्या है 3 अपॉन 100, है ना 100, ये फॉर्मूला है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 इंटू 3 5 इंटू 30, 5 3 15, 150 इज द आंसर। फॉर्मूले से कितना अच्छा आ गया, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ा, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए समझा सकता हूँ, लेकिन अगर पेपर में आए तो आप ऐसे ही करिएगा, है ना। तो इसलिए हम ही सिंपल इंटरेस्ट समझ चुके हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अगर मुझे पूछे अमाउंट भी निकालो, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट क्या हुआ, पहले प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 500, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 150, 650, ये मेरा अमाउंट। तो जो भी मेरे से पैसा लिया है वो लौटाएगा 650 3 साल बाद। ऐसे समझते हैं चीजों को, ऐसे करते हैं चीजों को, तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसे सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज से बाद अगर किसी से लोन लीजिएगा आपको सब पता है, और इस लेक्चर के बाद आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत शानदार चीज है। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सुनिएगा बहुत ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिएगा। मान लीजिए 500 की चीज है, मतलब मेरे से कोई उधार लिए 500, मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया 500, कितने साल के लिए, टाइम क्या हो गया 3 इयर्स, हर साल 10% बढ़ रहा है पर एनम, मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्त, अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं मेरा फॉर्मूले का भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले ही देखना कि पहले साल कितना होगा, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अंत तक तो जो स्टेप रहेगा ना वो बहुत ध्यान सुनना। कुछ भी काम कर रहे हो बंद कर दो, मोबाइल देख रहे हो मतलब मोबाइल तो देख ही रहे होगे, लेकिन अगर कुछ और चला के बैठे हो वो बंद कर दो। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये अभी पता चलेगा आपको। तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या प्रिंसिपल क्या है, अच्छा 10% ऑफ 500, तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 100 इंटू 5, 2 जीरो
अरे यार सब सेम तो है। नहीं बेटे सेम नहीं है, अगली बार बताऊंगा, अगले स्टेप में बोलोगे सब तो अलग है। अभी देखो सेकंड ईयर में 10% ऑफ 500 पूरा गलत हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में सही था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप ऐसे करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। अब होगा कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है मेरे भाई। तो सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में नहीं, ऐसा क्या होगा, 500 जो था प्लस 50, मतलब 550 का 10% अब देना पड़ेगा आपको। मतलब 10% ऑफ 550, जितना इंटरेस्ट पहले साल उसको जोड़ के फिर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा आपको। ऐसा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कोई बैंक वाला कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो बोल देना भैया हमको लोन ना चाहिए, इतना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने लगेगा ना कि आपकी पूरी जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप चुका ना पाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत खतरनाक चीज़ है। इंटरेस्ट तो एक बार लग के खत्म हो जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट लग गया फिर से इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, ऐसा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10%, 10/100 इंटू 550, 101010 55। अब 55 थर्ड ईयर में नहीं होगा, यही तो बात मजेदार चीज है। 55 प्लस 550 कितना होगा? 610, 605, 605, ठीक है। अभी 605 जो है, मैं आपको एग्जांपल से करा रहा हूं। 605, अब 605 का भी 10% लगेगा हर साल जो बढ़ रहा है ना। देख लीजिए यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 605 अपॉन 10, जितना भी आएगा आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे डिफरेंस यहाँ समझ में आते हैं कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लग रहा है, इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसे कहते हैं। आप गलत नहीं मत रहिएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अमाउंट वही होता है कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट। ठीक है, थ्योरी यहाँ से हो गया। अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत सारे, ठीक है। एक्सरसाइज की कर रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आपको प्रैक्टिस करने की और इच्छा है तो पारस अग्रवाल, आर डी शर्मा का आप हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार होइए। पहले थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूले पढ़िए, नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो पहले ये पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फॉर्मूले पढ़िए, फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन करिए।